हेलो फ्रेंड्स, आज मैं 2 अप्रैल 2018 को SC/ST वर्ग ने जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव और छुआछूत के विरोध में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संशोधन किया गया। संशोधन के दौरान इसे कमजोर किया गया। इसके विरोध में SC/ST वर्ग ने 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद का आह्वान किया था और इस आंदोलन में हमारे कुछ क्रांतिकारी शहीद हो गए थे। उनकी शहादत को याद करते हुए उनके द्वारा बनाया गया इतिहास मैं अपने समाज को, अपने वर्ग को याद दिलाना चाहता हूं, ताकि इस इतिहास को लोग भूल न जाएं। तो हम यहाँ पर केवल 2 अप्रैल की चर्चा नहीं करेंगे। 2 अप्रैल में ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए हम 1950 में जब संविधान लागू हुआ वहाँ से चर्चा कर लेते हैं। भारत में 1950 में संविधान लागू हुआ, उसमें आर्टिकल 17 में स्पष्ट लिखा हुआ है, समानता के अधिकार में भेदभाव छुआछूत को खत्म किया जाता है। परंतु भारत में छुआछूत 1989 तक जारी रही। इस व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार होगा कि संविधान कहता है कि जाति के आधार पर छुआछूत भेदभाव नहीं होगा, लेकिन तब भी चल रहा था। खैर, यहाँ पर 1989 में कानून लाया जाता है जो 30 जनवरी 1990 से लागू हो जाता है। इस कानून के लागू होने के बाद निश्चित तौर पर जो जाति के आधार पर भेदभाव करते थे, जाति के आधार पर शोषण करते थे, उनके मन में डर पैदा हुआ, क्योंकि उनकी गिरफ्तारियां होने लगीं। इस कानून को अनावश्यक रूप से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2018 में ये कहकर बदल दिया गया कि इस कानून का दुरुपयोग होता है। मैं यहाँ पर यह सवाल खड़ा करता हूँ, क्या इस कानून का उपयोग भी हो पाया था? अगर इस कानून का उपयोग हो गया होता और वास्तव में इस कानून को लागू किया गया होता, तो समाज में जो आज भी जाति के आधार पर भेदभाव होता है, आज भी दूल्हों को घोड़ियों से उतारा जाता है, लोगों को पानी भरने से रोका जाता है, लोगों को नौकरी पर रखने से इनकार किया जाता है, विभागों में जाति के आधार पर भेदभाव होता है, क्या ये नहीं होता है? बिल्कुल होता है। मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन पहले मैं ये चर्चा करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो संशोधन किया है, ऐसा कहा जाता है कि 80% तक मामले फर्जी हुआ करते थे या झूठे मुकदमे हुआ करते थे। इस बात को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय लिया। ये बात बिल्कुल गलत है। अगर इस कानून का उपयोग भी हुआ होता तो भारत में जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है वो बंद हो गया होता। इस कानून को तो ठीक तरीके से लागू भी नहीं किया गया, इसका दुरुपयोग कैसे हो सकता है? यानी भारत में जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिन लोगों ने ये अत्याचार की जो व्यवस्था बनाई है, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये संशोधन कर दिया कि यदि वास्तव में कोई प्रकरण हुआ है, यदि कोई घटना घटित हुई है, तो सबसे पहले उसकी जांच होगी। उस जांच के लिए 7 दिन का समय दिया गया। उसके बाद वो घटना सत्य पाई जाती है तो प्रकरण दर्ज होगा। इसके पहले प्रकरण दर्ज हो जाता था, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाती थी, उसके बाद जांच चलती थी। मैं यहाँ पर फिल्मों का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। यदि फिल्में समाज की वास्तविक स्थिति को बताती हैं तो आपने देखा होगा कि पुलिस विभाग की जांच प्रभावित की जा सकती है। आज की फिल्मों में ये दिखाया जाता है और अंग्रेजों के समय से हमें ये इतिहास मिल रहा है। आज के समय में इंडियन पीनल कोड है, आज के समय में जो IPC है अंग्रेजों के समय की ही है, और उसमें अंग्रेजों के समय में भी पुलिस की जांच को प्रभावित किया जाता है। आपने कई ऐसे वीडियो भी देखे होंगे जिसमें हाई कोर्ट के जज पुलिस के अधिकारियों की फटकार लगा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्या आप ये पावर रखते हैं? तो इस तरीके से इसमें एक बात बिल्कुल समझ में आती है कि अगर जांच के आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा तो इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि जांच करने वाले लोग भी जाति व्यवस्था को मानने वाले हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने ये निर्णय दिया है, अगर वो SC/ST वर्ग के जज होते तो क्या वो ऐसा निर्णय दे सकते थे? बिल्कुल नहीं देते। तो क्या ये अलग तरीके का जातिवाद नहीं है? ये बिल्कुल जातिवाद ही है। मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि अगर आप बंदर को केला की रखवाली की जिम्मेदारी देंगे तो क्या वो बचेगा? बिल्कुल नहीं बचेगा। भारत के समाज में जो वर्ग समस्या पैदा करता है, अगर समस्या के समाधान की जिम्मेदारी उसी वर्ग को दी जाएगी, वो समस्या का समाधान कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो समस्या पैदा करने वाले लोग हैं। उन समस्याओं को भली भांति तो जिनके साथ समस्याएं होती हैं, जिनके साथ भेदभाव होता है, वो ठीक तरीके से समझ सकते हैं, वो ही उसका विकल्प निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब इस तरीके का कानून भारत में लागू हो गया तो हमारे लोगों ने 2 अप्रैल को आंदोलन किया, भारत बंद।
हालांकि भारत बंद में भी कुछ लोगों ने अपनी दुकानों को खोला था। हमारे लोगों ने सड़कों पर आकर सबसे निवेदन किया कि हमारे भारत बंद में हमारा सहयोग करें। उसी समय उनमें कुछ असामाजिक तत्व आकर उसमें शामिल हो जाते हैं। उन्होंने उपद्रव करना शुरू कर दिया। आप ये देखिए कि उस समय जो प्रकरण दर्ज हुए थे आंदोलनकारियों पर या उस भारत बंद में जो सम्मिलित हुए थे उन लोगों पर, उसमें कुछ लोग मारे गए थे। तो मरने वाले भी हमारे लोग और प्रकरण भी ऐसे दर्ज हुए थे कि मारने वाले भी हमारे लोग। ऐसा नहीं हो सकता है। उसमें कई वीडियो वायरल हुए हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ये राजा चौहान की बात कर लेता हूँ। इसके पिताजी ने बोला था जब मीडिया वाले इसके घर पे गए कि उसने आत्मरक्षा में गोलियां चलाई हैं। आप बिल्कुल भली भांति जान सकते हैं, देख सकते हैं कि वो बिल्कुल सुरक्षित स्थान पर खड़ा हुआ है। वहां पर कोई आंदोलनकारी है भी नहीं, बल्कि वो छुप के गोलियां चला रहा है। और उस समय की मीडिया की रिपोर्ट से ये जानकारी हमें मिली है कि इसकी गोली से 3 लोग मारे गए थे। भिंड में, मेगांव में 2 लोग मारे गए थे। तो इस तरीके से भिंड में, मुरैना में, ग्वालियर में आंदोलनकारियों के बीच में असामाजिक तत्व प्रवेश कर गए थे। उन्होंने कई जगह वाहनों को आग लगा दी, कई जगह तोड़फोड़ की, लेकिन इसमें जो बहुजन विचारधारा के लोग हैं इनकी हिस्सेदारी नहीं है। इनमें दूसरे लोगों ने प्रवेश किया और उनके द्वारा यह कार्य इस आंदोलन को विफल करने के लिए किया गया था। हालांकि आप देखेंगे तो भारत में आज़ादी के बाद ये बहुत बड़ा आंदोलन माना जाता है, क्योंकि 2 अप्रैल को लगभग पूरे भारत में इस आंदोलन का समर्थन हुआ था। आप नीचे तमिलनाडु से लेकर ऊपर पंजाब तक देख सकते हैं कि इस आंदोलन में सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो हमारे इसमें कुछ जवान शहीद अवश्य हुए हैं, लेकिन इनकी शहादत को हम याद रखेंगे। और इन्होंने जिस व्यवस्था को अपने समय में देखा था, देखिए इसमें एक फायदा ये हुआ कि अगर आप हमारे खिलाफ कोई कार्य करोगे तो अब हम जागरूक हैं। 2 अप्रैल 2018 को हमारा वर्ग ये बात दिखाने में कामयाब रहा, लेकिन जो कानून सुप्रीम कोर्ट ने बदला था आज के समय में उसी रूप में लागू है। ये हमारी असफलता है। तो हमें आगे अपने हक अधिकार के लिए बिल्कुल जागरूक रहना होगा, सजग रहना होगा। तो मैं यहाँ पर अपने बहुजन भाइयों को ये बता देना चाहता हूँ कि प्राचीन काल के हमारे पूर्वज इस देश के शासक हुआ करते थे और ये देश हमारा है और हम ही इस देश के मूल निवासी हैं। यहाँ पर बाकी लोग तो बहुत बाद में आए हुए हैं। तो आप लोग अपनी शक्तियों को समझो। आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के वंशज हो। आप अपने आंदोलन को जारी रखें, एक दिन हम लोग भारत के शासक बनेंगे। बस इसी शुभकामना के साथ और हमारे जो क्रांतिकारी शहीद हुए थे उनके इतिहास को ना भुलाया जाए। हमने दुनिया को ये मैसेज दिया कि अब हम जागरूक हैं, अब हम आपके अत्याचार नहीं सहेंगे। और मैं अपने सभी बहुजन भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि जो बहुजन साहित्य है उसका अध्ययन करें। आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो आप अपनी शक्ति को पहचानेंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर को, ज्योतिबा फुले को पढ़ना चाहिए। अगर आप पढ़ेंगे तो आप अपने अधिकारों को समझेंगे। तो इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय संविधान।